हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो जो लेक्चर्स है वो किस टॉपिक के ऊपर है? आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, बैंक लोन ईएमआई डिफॉल्ट। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन बैंक से लिया था, एनबीएफसी से लिया था, और उस व्यक्ति ने उस लोन की जो ईएमआई बनती थी मंथली बेसिस पर उसको डिफॉल्ट कर दिया, उस लोन की ईएमआई को बाउंस करवा दिया, उसको मिस कर दिया, उसका पेमेंट समय पर नहीं भरा। तो ऐसे व्यक्ति को आगे चलकर जो बैंक है वह किस प्रकार के नोटिसेस भेजती है? अब वो हो सकता है कि भैया बैंक नोटिस हो या फिर लीगल नोटिस हो, या फिर यदि उस व्यक्ति के ऊपर आगे चलकर यदि कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो उस व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा किस प्रकार के नोटिसेस भेजे जाते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वह कौन कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, वो चीज मैंने यहां पे बोर्ड पे लिख के रखी है दोस्तों। जैसे कि आज हम बात करेंगे सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, थोड़ा बहुत शॉर्ट और समरी में, टाइप्स ऑफ बैंक नोटिसेस, टाइप्स ऑफ लीगल नोटिसेस, और जो फेमस जो नोटिसेस है जो बैंक के द्वारा भेजी जाती है, कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है, और यदि उस लोन डिफॉल्टर के ऊपर यदि कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है या फिर लीगल प्रोसीडिंग की बात कही जाती है तो उसे कौन कौन से नोटिसेस भेजे जाते हैं, इसके बारे में यहां पे हम आज इस वीडियो क्लास में डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आइए जरा देख लेते हैं फटाफट कि आज हम टॉपिक कौन कौन सा कवर करने वाले, फटफट जल्दी से। सो दोस्तों, ये डिमांड नोटिस क्या होता है, रिकॉल नोटिस क्या होता है, एडवोकेट नोटिस क्या होता है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स की नोटिस क्या होती है, सर्फेसाई नोटिस, सर्फेसाई एक्ट की नोटिस क्या होती है दोस्तों, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की नोटिस क्या होती है, एनआई एक्ट की नोटिस क्या होती है, और कोर्ट के द्वारा समन्स भेजा गया, कोर्ट के द्वारा वारंट का आ गया है कोई नोटिस। तो हम एक एक करके जरा सबके बारे में समझ लेते हैं। अब होता क्या ऐसे में कि ये जो हमारे जो कस्टमर, जो क्लाइंट होते हैं बैंक के, जो लोन का ईएमआई या फिर जो भी उसकी किस्त बनती है उसको वो डिफॉल्ट करते नहीं भरते, ठीक है, एक ईएमआई दो ईएमआई बाउंस हो जाती है, नहीं भर पाते हैं। तो ऐसे में जो बैंक है उनको सबसे पहले कौन सी नोटिस भेजती है दोस्तों? तो बैंक उनको भेजती है डिमांड नोटिस दोस्तों। तो पहला बैंक उनको भेजती है डिमांड नोटिस, किनको? लोन जो डिफॉल्टर होते हैं, जो लोन की ईएमआई को बाउंस कर देते हैं। तो पहला जो नोटिस है वो डिमांड नोटिस। तो डिमांड नोटिस में वो सिंपल सरल फॉर्मल तरीके से बैंक लोन के जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करती है, उनको इंटीमेट करती है, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, या फिर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू लेटर्स भेजकर इंटीमेट करती है कि भैया आपकी एक दो ईएमआई जो भी है आपकी बाउंस हो गई है, तो आपसे हमारा हम्बल पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस ईएमआई का रीपेमेंट कर दीजिए, इस ईएमआई को आप भर दीजिए, ठीक है। वो बैंक डिमांड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड नोटिस दोस्तों। वैसे ही अपना ये रिकॉल नोटिस होता है। रिकॉल नोटिस मतलब क्या होता है कि बैंक ये बोलती है कि भैया देखिए आपने एक दो तीन, आपने तीन तीन ईएमआई बाउंस करवा दी, लगातार आप ईएमआई को बाउंस करवाते जा रहे हैं, तो आपकी ये टोटल अमाउंट इतनी आउटस्टैंडिंग है, इतना प्रिंसिपल, इतना इंटरेस्ट, इतनी पेनल्टी, भैया अब आपके साथ में हम ये लोन एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, लोन एग्रीमेंट को हम डिसकंटिन्यू करते, टर्मिनेट करते हैं, आपकी ये टोटल अमाउंट ड्यू बन रही है, आप ये पे कर दीजिए। इससे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिकॉल नोटिस। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस में क्या होता है? बैंक फॉर्मल तरीके से क्या करती है? लोन डिफॉल्टरों को रिक्वेस्ट करती है, उनको फॉर्मल तरीके से पोलाइट मैनर में उनसे बोलती है कि आपकी यही अमाउंट ड्यू है, आप इसको भर दीजिए, राइट। तो एक तरीके से रिमाइंडर नोटिस होता है दोस्तों, रिमाइंडर नोटिस, ठीक है। अच्छा, आगे चलकर आप आगे क्या होता है कि भैया उस क्लाइंट ने, उस कस्टमर ने, या फिर जो भी लोन डिफॉल्टर हम कहेंगे, उन्होंने क्या किया? आगे चल के लगातार तीन ईएमआई बाउंस करवा दी, 90 दिन के ऊपर हो गए। तो ऐसे में क्या होता है, जो बैंक होती है वो क्या करती है? वो बैंक अपने एडवोकेट, उनके जो भी फर्म्स होती है, जो भी उनके लीगल कंसल्टेंट होते हैं बैंक के, वो अपने एडवोकेट के थ्रू क्या करते हैं? लोन डिफॉल्टरों को लीगल नोटिस भिजवाते हैं, ठीक है, एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भिजवाते हैं। तो क्या होता है, देखो डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस में जो बैंक होती है वो अपने लेटर हेड के ऊपर, राइट, उसमें बैंक का नाम लिखा रहता है, अपने लेटर हेड पे वो फॉर्मल तरीके से, पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करके अपने पैसे की डिमांड करती है और आपको रिमाइंड, आपको मैसेज भेजती है, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है कि भैया जब 3 महीने बीत गए उसके बाद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं बैंक या फिर एनबीएफसी को, तो ऐसे में जो एनबीएफसी है वो अपने क्या करती है? अपने उनके जो लीगल, जो कंसल्टेंट, जो उनके लीगल, जो एडवाइजर, जो उनके लॉ के फर्म के जो उनके लॉयर्स होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं? कस्टमर को, क्लाइंट को, लोन डिफॉल्टरों को एडवोकेट की नोटिस भेजी जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो लॉयर्स, जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपने लेटर हेड के ऊपर बाकायदा लिखते हैं कि आपकी इतनी इतनी अमाउंट ड्यू है, ठीक है, आपको डिफरेंट आपको नोटिसेस भेजे गए, आपको रिमाइंड कॉल भेजे गए, आपको मैसेजेस भेजे गए, फिर भी आपने इसका रीपेमेंट नहीं किया, तो आपको ये हम फाइनल और आपको लास्ट वार्निंग और नोटिस देते हैं कि भैया आपका इतना अमाउंट, आप इसका रीपेमेंट करवा दीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ हम क्या करेंगे? लीगल एक्शन लेंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे आपके खिलाफ, और आगे चलकर आपको
लीगल कंसिक्वेंसेस को आपको फेस करना पड़ेगा, कानूनी जो पचड़े हैं उनको आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी यही अमाउंट ड्यू है, इसका आप रीपेमेंट करवा दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एडवोकेट नोटिस दोस्तों। अब हम बात करेंगे ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की नोटिस क्या होती है। तो इसमें आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की नोटिस में क्या होता है, जो बैंक होती है वो बैंक क्या करती है, वो बैंक जो लोन के जो डिफॉल्टर होते हैं, ठीक है, जिनका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, उनको क्या करती है बैंक, उनको मैसेज भेजती है, उनको नोटिस भेजती है, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू या फिर अपने थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू उनको नोटिस भेजती है कि भैया आप लोन की जो ईएमआई जो है, जो ड्यू अमाउंट है, उसका रीपेमेंट करवा दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करेंगे। तो इसमें आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, बैंक इन्फॉर्म करती है कि हम एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, लाइक जज की तरह वो काम करता, बट वो इन रियलिटी जज होता नहीं है, एक न्यूट्रल, एक बोलते ना, एक ऐसा बंदा जो दोनों लोगों को सुनेगा, बैंक को भी सुनेगा और वो जो अपने जो लोन डिफॉल्टर है उनको भी सुनेगा, और दोनों की सहमति से हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे और वहां पे अपने मुद्दे को, अपने डिस्प्यूट को, अपने मैटर को लेके जाएंगे और वहां पे रिजॉल्व करेंगे, और वो जो भी वो अवार्ड पारित करेंगे वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में, अगर यदि आप उसका रिप्लाई नहीं देते, उस आर्बिट्रेशन की नोटिस का यदि आप ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते, उस पे आप कुछ रिप्लाई फीडबैक नहीं देते, तो ऐसे में क्या होता है, आगे चलकर वन साइडेड आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो जाती है और एक्स पार्टी ऑर्डर डिग्री पास हो जाती है, और कहीं ना कहीं आगे चल के फिर आपके जो प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति की सीजर तक का जो बोलते हैं ना स्टेज आ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होने जा रही है तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए। यदि आप इससे असंतुष्ट हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं, आर्बिट्रेशन की जो कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है गलत है, गैर कानूनी है, तो आपको इसका रिप्लाई देना चाहिए दोस्तों। सर्फेसाई एक्ट नोटिस, सर्फेसाई एक्ट की जो नोटिस होती है दोस्तों, ये सर्फेसाई एक्ट की जो नोटिस होती है 2002 की, इसमें क्या होता है, इसमें जो बैंक होती है वो क्लाइंट कस्टमर्स को वो इन्फॉर्म करती है, उनको नोटिस भेजती है, ठीक है। ये एक तरीके का लीगल नोटिस है कि भाई आप पेमेंट करवा दीजिए यदि आप पेमेंट नहीं करवाएंगे। अच्छा, सर्फेसाई एक्ट नोटिस में क्या होता है, जो बैंक होती है वो क्या करती है, क्लाइंट को, कस्टमर को, लोन डिफॉल्टर को 13 सब क्लॉज 2 में नोटिस भेजती है, 60 दिन का समय देती है कि लोन का रीपेमेंट करवा दीजिए। यदि आप नहीं करवाएंगे तो फिर आगे चलकर आपकी जो प्रॉपर्टी, संपत्ति जो कोलेटरल के तौर पर हमारे पास रखी गई थी दोस्तों, यह जो कानून है, यह कानून लगता है सिक्योर्ड लोन वाले केस में। यदि आपने बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया है, आपने कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी यदि आपने बैंक के पास कोलेटरल के तौर पर रखा है, तो ऐसे में क्या होता है, आपको सर्फेसी एक्ट की नोटिस भेजी जाती है, और इसमें क्या होता है, बैंक को पावर रहता है, बैंक ऑथोराइज रहती है कि यदि आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते, उनकी जो भी ड्यू अमाउंट यदि आप उसका पेमेंट नहीं करते, तो बैंक क्या करती है, सर्फेसी एक्ट इस कानून के तहत आपकी जो भी प्रॉपर्टी, संपत्ति बैंक के पास कोलेटरल के तौर पर रखी गई थी, जब भी आपने सिक्योर्ड लोन लिया था, तो ऐसे में बैंक आपके उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को बैंक सेल आउट करके, ऑप्शन करके, नीलामी करके उनका जो भी अमाउंट है वो रिकवर करती है। तो सर्फेसी एक्ट का यदि आपको नोटिस आता है तो ऐसे में सर्फेसी एक्ट के नोटिस का भी आपको जवाब देना चाहिए। आपको 60 दिन का समय मिलता है, यदि आप जवाब नहीं देंगे तो आगे चलकर क्या होता है, जो बैंक है वो बैंक, एनबीएफसी जो बैंक है वो क्या करेगी, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर सिंबॉलिक पोजीशन ले लेगी 13 सब क्लॉज 4 में, मतलब कि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर जाके वहां पे वो, सपोज अगर आपका घर गिरवी रखा है कोलेटरल के तौर पर, तो घर पे जाके बाहर नोटिस चिपका देगी कि भाई अब ये सिंबॉलिकली तरीके से अब ये प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन में है, ठीक है, मतलब कि सिंबॉलिक पोजीशन, मतलब कि वहां पे नोटिस चिपका देंगे, राइट। उसके बाद भी यदि आप उनका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर जो सीजीएम होते हैं, अपने चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास क्या करेंगे, वो वहां पे फिजिकल पोजीशन लेने के लिए क्या करेंगे, वहां पे आपको सेक्शन 14 की आपको फिजिकल नोटिस, सेक्शन 14 की नोटिस भिजवाएंगे और उस प्रॉपर्टी को फिजिकल तरीके से अपने कब्जे में लेंगे। तो कहीं ना कहीं सर्फेसी एक्ट का यदि आपको नोटिस आ रहा है तो इसका भी आपको जवाब देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी कोलेटरल के तौर पर सिक्योर्ड लोन लेते समय रखी गई थी वो बेच दी जाएगी, उसकी नीलामी, उसका ऑप्शन कर दिया जाएगा दोस्तों। अगला है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की नोटिस दोस्तों। अब ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की नोटिस मतलब क्या होता है दोस्तों। सो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि यदि आपने लोन की अपनी जो भी ईएमआई, यदि आपने उसको ईएमआई मैंडेट करवा के रखा है, ऑटो डेबिट सिस्टम करवा के रखा है कि भाई हर महीने क्या होगा, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, ठीक है। ईसीएस सिस्टम समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम आपका है, ईसीएस आपने लगवा रखा है कि भैया हर महीने ये डेट को मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो ऐसे में यदि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखते हैं और आपका जो ईएमआई जो आपका है वो बाउंस हो जाता है, आपकी जो ईसीएस सिस्टम वो फेल हो जाती है, तो क्या होता है, बैंक आपके खिलाफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत आपके ऊपर क्या करती है, कानूनी कार्रवाई करती है और आपको इसका नोटिस भेजती है अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको इस प्रकार कोई नोटिस आती है तो इसका भी आपको जवाब आपको देना चाहिए और आपको बैंक से बात करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब एक अगली नोटिस है एनआई एक्ट की नोटिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 की नोटिस, ठीक है। इसमें कैसा रहता है, यदि आप बैंक के पास, जब आप बैंक से लोन ले रहे थे तो बैंक को आपने यदि पीडी चेक, पोस्ट डेटेड चेक, कुछ 4-5 आपने चेक दे दिए कि भैया 4-5 जो है ईएमआई मेरा ये चेक के थ्रू क्या होगा,
कटेगा, ठीक है। आप चेक को डिपॉजिट कर देना तो मेरी पेमेंट हो जाएगी। तो आपने बैंक के पास यदि आपने अपने चेक आपने जमा किए थे, चेक दिए थे आपने, ठीक है, ईएमआई को कटने के लिए, राइट। तो ऐसे में यदि आपकी जो चेक है बैंक यदि डिपॉजिट करती है अपने बैंक अकाउंट में और वो बाउंस हो जाता है, तो ऐसे में जो बैंक है वो आपके ऊपर चेक बाउंस का जो केस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 में आपके ऊपर जो बैंक है वो चेक बाउंसिंग का केस आपके ऊपर करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपको चेक बाउंसिंग का आपको यदि नोटिस आता है तो आप प्लीज बैंक से बात करिए, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिप्लाई दीजिए, ऑब्जेक्शन फाइल करिए, जो भी है आप सेटलमेंट के लिए जाइए और बैंक से बात करिए दोस्तों, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि सी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट नोटिस हो गया, एनआई एक्ट की नोटिस हो गई, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी नोटिस होते हैं यदि आप उनका रिप्लाई नहीं देते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते, बैंक से यदि बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जो मैटर है वह कोर्ट में रिफर कर दिया जाता है, कोर्ट को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है फिर बाद में आपका मैटर कोर्ट में शिफ्ट हो गया, आपका मैटर कोर्ट में शिफ्ट हो गया। अब कोर्ट में शिफ्ट हो गया मतलब क्या हुआ, आपके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज हो गई और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो ऐसे में क्या होता है फिर आपको कोर्ट के द्वारा आपको नोटिस आना चालू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो होता क्या है, सी हम जो भी लोन लेते हैं, हम कभी कभी ऑनलाइन भी लोन ले लेते हैं, राइट। हम रहते हैं यूपी में, हमने लोन ले लिया मुंबई से, राइट। तो क्या होता है जो ऑनलाइन जो लोन लिया जाता है ना, होता है क्या इसके अंदर सारी चीजें ऑनलाइन तरीके से होती है, ठीक है। इसमें फिजिकली बैंक में जाके विजिट नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम रह रहे सपोज यूपी में और हमारे ऊपर जो कानूनी जो कार्रवाई या फिर जो हमारे ऊपर जो कोर्ट में जो मुकदमा जो दर्ज करवाया गया, जो लीगल एक्शन हमारे ऊपर लिया जा रहा है, वो हमारी जो कोर्ट है वो बैंक की जो कोर्ट है, समझो बैंक जिस कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रही है हमारे खिलाफ, समझो वो दूसरे स्टेट में, राइट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में आप रहते हैं और आप जो कोर्ट के थ्रू जो नोटिस जो आ रही है वो दूसरे स्टेट से आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है, काफी आपको तकलीफ का आपको सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो अब अगर आपका मैटर कोर्ट में चला गया तो आपको समन्स आएगा, आपको समन्स आएगी दोस्तों। उसके बाद फिर अगर आपने समन्स का जवाब नहीं दिया, समन्स जो नोटिस जो कोर्ट के थ्रू आती है, यदि आपने उसका जवाब नहीं दिया तो फिर जो कोर्ट है वो आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट में वारंट इशू करती है दोस्तों। तो समन्स में कैसा रहता है, समन्स में पहली नोटिस समन्स होती है, राइट। यदि आपका मैटर कोर्ट में रिफर कर दिया गया है तो कोर्ट क्या करती है, आपको समन्स इशू करती है कि भाई आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट में फला फला ये मैटर में हमारे पास मुकदमा दर्ज हुआ, कंप्लेन आई है, राइट, ठीक है। तो जो भी आप इसका आके जवाब दीजिए, आप इसका रिप्लाई दीजिए, आप हाजिर होइए, ये डेट ये समय है। तो समन्स में कैसा रहता है, कोर्ट का नाम रहता है, कोर्ट रूम नंबर रहता है, वहां के जो भी प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, लाइक जो मजिस्ट्रेट होंगे या फिर जो जज होंगे, जो भी होंगे, वो उनका नाम रहता है, उनकी सिग्नेचर्स रहती है, कोर्ट का स्टैंप रहता है, ठीक है। और किस सेक्शंस में, किस सीआरपीसी के सेक्शंस में आपको बुलाया जा रहा है, वो सारी चीजें उस समन्स में मेंशन रहती है। तो कहीं ना कहीं यदि कोर्ट से यदि आपको समन्स और आपको नोटिस आ रही है तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। और जो समय सारणी, जो समय अवधि, जो टाइम दिया गया उस टाइम पर आपको कोर्ट में हाजिर होना बहुत जरूरी है। यदि आप समन्स का जवाब नहीं देते, कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं, तो आगे चलकर जो कोर्ट है वो क्या करेगी, आपके खिलाफ वारंट इशू कर सकती है दोस्तों। अब वारंट में कैसा रहता है, एक होगा बेलेबल वारंट बीडब्ल्यू, दूसरा एनबीडब्ल्यू। बेलेबल वारंट में कैसा रहेगा, बैंक आपको इन्फॉर्म करेगी भाई आपके खिलाफ वारंट निकल चुका है, आइए जवाब दीजिए, बेल करवाइए, आपके खिलाफ हमने एक्शन ले लिया है, जो भी है। तो यदि समन्स आ गया, वारंट निकल गया, तो कहीं ना कहीं आपको वहां जाना है, हाजिर होना है और आपको अपना बेल करवाना है दोस्तों। और एनबीडब्ल्यू अगर हो गया, नॉन बेलेबल वारंट हो गया, एनबीडब्ल्यू हो गया, तो कहीं ना कहीं पावर जो पुलिस है, पुलिस को पावर मिल जाती है कि वो आपको क्या कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी। तो आप किसी भी स्टेट में रहेंगे तो होगा क्या, पुलिस वहां पे आएगी, आपको घर से उठा लेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी। तो एनबीडब्ल्यू मतलब नॉन बेलेबल वारंट, उसमें आपको बेल लेने का राइट्स नहीं रहेगा, तुरंत आपको ऑन द स्पॉट आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर यदि आपको कोर्ट से समन्स या फिर वारंट का ऐसा कुछ भी अगर आपको लेटर्स आता है, आपको नोटिस आती है, तो इसका आपको रिप्लाई और कोर्ट में हाजिर होना बहुत जरूरी है और अपना बेल करवाना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें क्या होता है, यदि समन्स आया, वारंट आया, जो भी आया, आप कोर्ट में हाजिर हो जाइए, सेम डे तुरंत आपको बेल मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करिए दोस्तों, यदि आपको समन्स वारंट कुछ भी इशू होता है तो तुरंत आप कोर्ट में हाजिर होकर अपना बेल करवा लीजिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में, इस लेक्चर्स में मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि कौन कौन से किस किस प्रकार के जो नोटिस है वो बैंक या फिर जो कोर्ट है वो आपको भेजती है। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि दोस्तों कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस आता है तो उस नोटिस का आपको जवाब देना चाहिए। यदि आपको उसमें कोई आपत्ति है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है कि ये गलत हो रहा है, ये इलीगल हो रहा है, ये मेरे खिलाफ अगेंस्ट हो रहा है, ये एक तरफा हो रहा है, तो उसमें आपको अपना जवाब, आपको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए दोस्तों। यदि आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी नोटिस यदि आपको ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो भी आपको नोटिस आ रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो चीजें नोटिस वो इंग्लिश में लिखी गई है, यदि आप पढ़े लिखे नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस नोटिस को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिए। उस नोटिस में क्या लिखा है मैं आपको उस नोटिस को समझाऊंगा और उसका रिप्लाई कैसे देना है, उसका रिप्लाई बनाकर बाकायदा उसकी ड्राफ्टिंग करके मैं आपको पूरा फॉर्मेट बनाकर मैं आपको दूंगा, जिससे क्या होगा, आप यदि उसका रिप्लाई दे देते तो कहीं ना कहीं आपको काफी हद तक आपको रिलीफ आपको मिल जाएगा, आपको मदद मिलेगी।
तो जब हम नोटिसेस का रिप्लाई नहीं देते, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते हैं, आप उसके खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप शांत हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने गलत किया है, आप चोर हो, ऐसा आप एक्सेप्ट करते हो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यदि कोई भी नोटिसेस आ रही है तो उस नोटिसेस का जवाब देना, उसका रिप्लाई देना मस्ट और कंपलसरी है। नहीं दोगे तो एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी, एक्स पार्टे ऑर्डर डिक्री अवार्ड होगा और आपके खिलाफ वारंट समन्स जारी हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी नोटिसेस को इग्नोर मत करिए, सारे नोटिसेस का जवाब दीजिए। तकलीफ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा हेल्पलाइन नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स के डिस्प्ले पे मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है। आप मुझे कॉल करिए, मुझे आप व्हाट्सएप करिए, डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा, जरूर मदद करूंगा। कोई नोटिसेस आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या है इसका मतलब, भेजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई बनाकर मैं आपको दूंगा। आप बिंदास रिप्लाई करिए, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर यह मेरा वीडियो क्लास यहां पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया, मेरे इस वीडियो क्लास को देखा, आपने इतना प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने पड़ोसियों, आपके जानने वाले लोग, उनको आप शेयर करिए। और यदि मेरे इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो यदि आप पाना चाहते हो और आगे भविष्य में आपको मिलते रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलर मैनर में आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।